Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with another topic of Science 2 and its name is Useful and Harmful Microbes. By hearing its name, I'm sure you people have got the idea what this chapter is about, but still I would like to explain it to you. It is about microorganisms. Now, what are microorganisms? The living organisms that are not visible to our naked eye, that is, without microscopes, we cannot see them, are called microorganisms. In short, we call them microbes. We have studied in our last chapter that every living organism is related to another. So, how are these microbes related to us? Are they useful or harmful to us? These are the things we are going to study in this chapter. As the name suggests, microorganisms are related to us in two ways. Either they are harmful to us or useful. So, how exactly these microorganisms help us or harm us, we will study in detail in this chapter. It is going to be fun. So, let's begin. And before we begin, go and grab your book because you will be noting some points which I will be showing in my slides. Are you ready? Okay. So, we'll move to our first bacteria, which is lactobacilli. This is our first microorganism and it is a bacteria. As the name suggests, it is minute and rectangular in shape. Minute का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा और रेक्टेंगल हम लोगों को पता है किस तरह से होता है. यहाँ पर आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कि किस तरह से ये माइन्यूट और रेक्टेंगुलर शेप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. मोस्टली ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और इसीलिए हम लोग जब भी मिल्क से रिलेटेड बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग लैक्टोज ये वर्ड यूज़ करते हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं वो लोग मिल्क नहीं डाइजेस्ट कर पाते तो वो लोग एलर्जिक होते हैं मिल्क से. तो बेसिकली लैक्टोज ये वर्ड रिलेटेड होता है मिल्क से. और ये क्यों रिलेटेड है मिल्क से? बिकॉज मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ का नाम है लैक्टोबैसिलाई. अब ये जो बैक्टीरियाज है ये एनेरोबिक होते हैं. कल हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि बैक्टीरियाज दो टाइप के हो सकते हैं, एरोबिक और एनेरोबिक. एरोबिक मतलब जो लोग ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं फॉर मेकिंग देयर एनर्जी, वेयर इज एनेरोबिक मतलब जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो लैक्टोबैसिलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस कर सकता है अपनी एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन. अब ये मोस्टली मिल्क में मिलता है हम लोगों को. अगर हम उसे स्टेन करेंगे, अगर मिल्क के मिल्क प्रोडक्ट्स में मोस्टली मिलेगा ये, जैसे योगर्ट हो गया, श्रीखंड हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग उसमें से छोटा सा सैंपल लेके अगर उसको स्टेन करते हैं, मतलब उस पर कलर डालते हैं, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखाई देगा. नाउ हाउ डू दे हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स? ये मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाने में हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? ये एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में. लैक्टोज क्या होता है? अब मिल्क के अंदर एक शुगर है, उस शुगर का नाम होता है लैक्टोज. तो लैक्टोज को वो कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, एक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. किसको कन्वर्ट किया इन्होंने? शुगर को कन्वर्ट किया इनटू लैक्टिक एसिड. और इस ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. अब सिंस ये हम लोगों को मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, ये यूज़फुल बैक्टीरिया हुआ या हार्मफुल बैक्टीरिया हुआ? ऑब्वियसली ये यूज़फुल बैक्टीरिया है. तो लैक्टोबैसिलाई एक हमारा यूज़फुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है. अब पीएच इसमें क्या हो जाता है?
डिक्रीज़ हो जाता है। और कोएगुलेशन होता है प्रोटीन्स का। क्या होता है इसमें, जब ब्रेक डाउन होता है तो एसिड फॉर्म हुआ। एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, मतलब एसिड का पीएच लो होता है। तो यहाँ पर जब पीएच लो हो गया तो जो अंदर मिल्क के अंदर सिर्फ शुगर नहीं होता, उसके अलावा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो प्रोटीन्स का कोएगुलेशन होता है, एक गट्टा जैसे बन जाता है। ये मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, अगर घर में कभी दूध फट गया होगा, अगर कभी इसमें नींबू चला जाए, नींबू डालोगे या फिर कभी गलती से फट जाए दूध, तो उसमें देखो आप लोगों को नोटिस करोगे कि कुछ कुछ जगह पर सिर्फ ऐसे पानी जैसा होगा और कुछ कुछ जगह पर ऐसे गट्टा गट्टा जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो एक साथ आ जाते हैं प्रोटीन्स, इसे एक साथ गट्टा बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन। और ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और बचा हुआ जो पानी होता है वो मिल्क का बचा हुआ जितना भी कंस्टिट्यूएंट है वो रहता है उसमें। ठीक है, तो मिल्क और मिल्क का कंपोनेंट इस तरह से सेपरेट होते हैं, मिल्क और उसके प्रोटीन्स इस तरह से सेपरेट होते हैं। और यही चीज़ होती है योगर्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे। जब योगर्ट बनता है तो उस टाइम पे भी हम, योगर्ट इज़ दही, कर्ड बेसिकली। तो जब दही बनता है तो उस टाइम पे भी हम यही चीज़ करते हैं। और योगर्ट का अगर आपने नोटिस किया होगा, एक स्पेसिफिक सॉर टेस्ट होता है, एक खट्टा सा, एक स्पेसिफिक उसी का टेस्ट होता है वो खट्टा सा। आप इमेजिन भी कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ईट एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि हाँ ये टेस्ट है, सॉर टेस्ट है। ये सॉर टेस्ट किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है जो प्रोड्यूस हुआ था। कौन सा एसिड, जो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इस लैक्टिक एसिड की वजह से सॉर टेस्ट होता है। अब पीएच जो लो होता है वो क्या करता है, अगर हमारे मिल्क के प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज है तो वो उसे मार देता है। और इस तरह से हम लोग इसीलिए मोस्टली योगर्ट वगैरह खाते हैं फॉर गुड इम्यूनिटी, स्टमक की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ फन फैक्ट देखेंगे। मोस्टली आपने सुने होंगे कि प्रोबायोटिक योगर्ट या फिर कुछ फूडस्टफ्स होते हैं जिन्हें हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका याकुल्ट, जो हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने ऐड देखी होगी टीवी में, या फिर मोस्टली यहाँ पे ये मिलता भी है। याकुल्ट की छोटी बॉटल होती है जो पेट की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे फूड स्टफ्स होते हैं जिसमें हम यूज़फुल बैक्टीरिया, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं, ताकि हम उसके अंदर का जो उसे हम ऐड करते हैं, जिससे हमारे अंदर जो पेट के हम लोगों के जो सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें अगर कोई बैड बैक्टीरियाज है जो हम लोगों को हार्मफुल होते हैं, जो हमें हार्म कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को वो या तो खा जाते हैं या फिर मार देते हैं। पीएच कम होने की वजह से वो अपने आप मर जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम खुद इंक्यूबेट करते हैं कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक। और ये क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम और उसकी तरह और भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से स्टमक एक वगैरह होता है। तो ये बैक्टीरियाज को किल करने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया, और साथ ही साथ इनका पीएच कम होता है, इस वजह से वो भी डायरेक्टली भी मर जाते हैं। अब मोस्टली हम किस में करते हैं, इडलीज़ हो गया, डोसाज हो गया, दही हो गया, या फिर हम लोगों का ढोकला हो गया, इन सारी चीज़ों में हम नॉर्मली हम लोगों के जो डे टू डे लाइफ फूड है इसमें हम अपने बैक्टीरियाज को ऐड करते हैं। और इसके अलावा हम ऐसे नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, जैसे कि याकुल्ट, ये ड्रिंक करते हैं ताकि हम स्टमक की इम्यूनिटी बढ़ा सकें। अब लैक्टोबैसिलाई के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ तो हम लोगों ने देख लिया, क्या कि मिल्क से मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि घी, चीज़, योगर्ट, श्रीखंड, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, ये बनता है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलाई।
इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइडर और पिकल वगैरह, मतलब जब हम लोगों को कोई लार्ज स्केल पर हम लोगों को साइडर बनाना होगा. साइडर इज़ एक्चुअली एप्पल की अल्कोहल विच इज़ मेड फ्रॉम एप्पल. तो जो एप्पल का साइडर होता है या फिर पिकल्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर एसिड डालते हैं, तो वो एसिड मोस्टली उसमें लैक्टोबैसिलाई का लैक्टिक एसिड डालते हैं. तो ये सारा जो स्टोरेज के लिए या फिर ये अल्कोहल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं लैक्टोबैसिलाई को. इसके अलावा फॉडर का फर्मेंटेशन क्या होता है हम लोगों ने पढ़े थे. ग्लूकोज को लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे लैक्टिक एसिड में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन. अब नॉर्मली अगर आप लोग गांव में गए रहोगे या फिर कभी पढ़ा रहेगा इस बारे में, तो फॉडर जो बनता है गाय का चारा, वो या तो खरीद कर लेकर आते हैं लोग फार्मर्स, या फिर वो घर में बचा कुचा जो खाना है उसको कुछ दिन के लिए सड़ने के लिए रखते हैं और उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रखते हैं. वो थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा. एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि वो सड़ चुका है, लेकिन वो एक्चुअली होता है फर्मेंट, ताकि वो गाय या बैल जो भी एनिमल है वो उसे खा सके. तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट होता है उनके लिए, एक अच्छा फॉडर बन जाता है. तो हम लोग लैक्टोबैसिलाई को अगेन यूज़ कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए. इसके अलावा हम उसे यूज़ करते हैं वाइन बनाने के लिए. ग्रेप्स वगैरह से जब वाइन बनानी होती है तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, तो हम लोग उसके लिए भी यूज़ करते हैं. और उसके अलावा ब्रेड जो स्पॉन्जी होता है वो क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर एक अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड में से निकलता है तो वो होल्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी केक की फीलिंग आता है ब्रेड के अंदर. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम. अब राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है, पिंकिश कलर का रॉड शेप बैक्टीरिया है. पिंकिश कलर एक्चुअली उसका खुद का कलर उतना ज़्यादा नहीं होता है, हम लोग उसको थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं तब जाके ये इतना ज़्यादा पिंक दिखाई देता है. तो रॉड शेप बैक्टीरिया होगा. यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को एक रॉड का स्ट्रक्चर, स्मॉल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होगा, और ये मोस्टली रूट नोड्यूल्स में मिलता है. रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, रूट के बीच में छोटा सा एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर अगर बनता है तो उसे हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स. तो प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में मोस्टली मिलता है ये बैक्टीरिया. अब सिंस ये प्लांट्स के अंदर मिलता है तो क्या ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है या यूज़फुल होता है, ये हम आगे देखेंगे. इसका रोल और इम्पोर्टेंस क्या है. अब सिंस ये प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में रहता है, वो क्या करता है वहाँ पर, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में या अमीनो एसिड में. ये हम लोगों ने कल के चैप्टर में देखा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन. ये प्रोसेस मैंने बताई थी बैक्टीरियाज करते हैं, और वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम. अब सिंस ये प्लांट को अमीनो एसिड दे रहे हैं, नाइट्रो दे रहे हैं, नाइट्राइट्स दे रहे हैं, तो ये उनका फ़ायदा कर रहे हैं, तो ये यूज़फुल बैक्टीरिया हो गए. एग्जैक्टली, बट ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं. तो प्लांट्स को सिर्फ फ्री में नहीं देते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करके, उसके बदले वो प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं. तो जब प्लांट्स को ये अमीनो एसिड्स वगैरह मिलते हैं, वो लोग अपनी एनर्जी बनाते हैं, तो वो थोड़ी सी एनर्जी बदले में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे देते हैं. तो इस म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. म्यूचुअल बेनिफिशियल क्यों, बिकॉज दोनों का फ़ायदा हो रहा है. प्लांट्स का भी फ़ायदा हो रहा है बिकॉज उन लोगों को नाइट्रोजन फिक्स होके मिल रहा है NO2 और NO3 के फॉर्म में, और इनका भी फ़ायदा हो रहा है बैक्टीरियाज का, बिकॉज इन लोगों को फिक्स करने के बदले क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, खाना मिल रहा है उन लोगों को बना बनाया. तो इसलिए इस बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं.
क्यों? बिकॉज ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोसिस मतलब दोनों का फ़ायदा। इसके अलावा ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हम लोगों ने कल ही देख चुके थे कि ये लोग नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, इनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर यहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब सिंस ये लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों को नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो ये चीज़ नाइट्रोजन और अमोनिया, अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें प्रोटीन बनाने के काम आती हैं। इसीलिए ये सारे जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन, ये सारे प्लांट्स प्रोटीन का एक रिच सोर्स हो जाते हैं। इनके पास बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब ये बहुत सारा प्रोटीन क्यों होता है? बिकॉज इनके पास बहुत सारा अमीनो एसिड है, तो वो इतना सारा अमीनो एसिड का क्या करेंगे? तो प्रोटीन बना देते हैं। इसीलिए ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन्स में। अब सिंस इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इसमें हम लोगों के बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम ये सारे प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब हम लोग प्लांट को अंदर से काट देते हैं, जो जो हम लोगों को यूज़फुल चीज़ें चाहिए वो ले लेते हैं, तो बचा हुआ जो कचरा है, मतलब जो रूट्स है या फिर प्लांट का दूसरा कोई पार्ट है जो हम लोग नहीं खाते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानबूझकर डेलिब्रेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको फील्ड्स में रख देते हैं, वापस फील्ड्स में डाल देते हैं उस कचरे को। क्यों डालते हैं? बिकॉज ये पहली बात तो बैक्टीरिया को, जितना बैक्टीरिया है हम लोगों की सॉइल में, उसको बना के रखने का काम करेगा। इसके अलावा जब बैक्टीरिया ज़्यादा मिलेंगे, उन लोगों को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेगा, डीके वगैरह भी करेगा, जो भी डिकम्पोजिशन का काम भी करेगा वो बैक्टीरिया। तो जब इतना सारी चीज़ें हो रही है तो वो सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो जब सॉइल फर्टाइल ज़्यादा हो जाती है तो इन लोगों को, ये जो फार्मर्स हैं, इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, केमिकल फर्टिलाइज़र की। और केमिकल फर्टिलाइज़र इन लोगों को नहीं ख़रीदना पड़ रहा है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है उन लोगों का। उसके अलावा उसके फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, तो यहाँ पर ये साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाता है प्लांट्स। अब देखिए कुछ फन फैक्ट्स अबाउट राइजोबियम। जब हम राइजोबियम को कोट करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स की सीड को या तो राइजोबियम के पाउडर में डालते हैं या तो फिर उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं और उसके बाद उसको सो करते हैं, मतलब बो देते हैं उस बीज को। अब जब बीज को बोते हैं तो धीरे धीरे उसकी लीव्स निकलेगी, उसकी स्टेम निकलेगी, प्लांट ग्रो होना शुरू होगा। तो जब धीरे धीरे प्लांट ग्रो होना शुरू होता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी भी बनाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है, ऑल्दो ये प्लांट लेग्यूमिनस नहीं है, लेकिन सिंस उसको एनर्जी चाहिए, वो इस प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस प्लांट को वो अपना होस्ट बना देगा और इस प्लांट को होस्ट बनाने के बाद वो क्या करेगा, इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा और साथ ही साथ इससे एनर्जी लेगा। तो फिर से दोनों का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ये लेग्यूमिनियस प्लांट नहीं है, ये नॉर्मल कोई भी प्लांट है। तो इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, नॉर्मल क्रॉप्स हैं, हम उसमें भी प्रोटीन का सोर्स बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइजोबियम इनोक्यूलेशन। राइजोबियम इनोक्यूलेशन मतलब बैक्टीरिया को हम लोगों ने उसके ऊपर लगा दिए, उसमें इनोक्यूलेट कर दिया। तो यहाँ पर आप फ़र्क देख रहे हो, ये नॉर्मल प्लांट है विदाउट एनी बैक्टीरिया और ये ऐसा प्लांट है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, ग्रो कर रहा है उसकी रूट्स में। तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, तो ये हमारे ही फ़ायदे में हम यूज़ करते हैं। तो ये बैक्टीरिया एक यूज़फुल बैक्टीरिया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट के सेल ओवल शेप में होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलर ओवल शेप का इसका सेल होता है।
यूनिसेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं और 1,500 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इनकी। और इनका सेल यूकैरियोटिक टाइप का है। यूकैरियोटिक टाइप का सेल क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़े थे 6th चैप्टर में। जो एडवांस टाइप का, मॉडर्न टाइप का सेल होता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ये जो यीस्ट है ये मार्केट में अवेलेबल होता है और मोस्टली हम ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दूसरी चीज़ें जो आसपास होती है उसे एनगल्फ करके खाते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनकी न्यू जनरेशन्स कैसे बनती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये बडिंग के थ्रू होता है। अब बडिंग किस तरह से होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यीस्ट का सेल है जिसमें एक छोटी सी कली जैसा, बड जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला है और ये उसका न्यूक्लियस है। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो एक अपना ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर उसमें से एक और सेल निकलता है और इस तरह से ये ग्रोथ चलता रहता है। तो ये बहुत सारी बड्स एक साथ अटैच होती है। फिर जब ये फुल्ली ग्रो हो जाती है तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं, अपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनते हैं और फिर वही प्रोसेस होता है। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। और ये बहुत ही फास्ट होता है, वेरी क्विकली ये सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और बडिंग बहुत क्विकली होता है। लाइक 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा उन लोगों को अपना नई ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। तो ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक है, फीड ऑन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उस पर फीड करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन यीस्ट भी इसी तरह से अपना खाना खाता है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फूड पार्टिकल है उसके पास जाएंगे, फिर धीरे 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 उसको अपने अंदर लेंगे, एनगल्फ करेंगे। एनगल्फ करने के बाद पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर जो एक्सक्रीटरी, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देंगे, उसे हम बोलते हैं इजेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये कन्वर्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करता है फूड के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा और बनाएगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। वही चीज़ होती है, शुगर को लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं लैक्टिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यीस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन में किस तरह से काम करता है ये हम देखेंगे। मोस्टली ये शुगर फैक्ट्रीज में, ये जो मैलोज है यहाँ पर दिख रहा होगा मोलासिस, ये जो मोलासिस सिरप जैसा जो है ये शुगर फैक्ट्रीज में बनता है। तो शुगर फैक्ट्रीज में जब शुगर केन से शुगर जूस बनता है और उससे जब शुगर बनता है तो उस टाइम पर मोलासिस एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस बाई प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है और इस शुगर को हम ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइट्स। सैक्रोमाइट क्या है, यीस्ट की स्पीशीज़ का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है इन मोलासिस का और फिर क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल फॉर्म होता है एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या बनेगा, इथेनॉल, एक अल्कोहल। और दूसरा जो बाई प्रोडक्ट इसके साथ बनेगा जो कम क्वांटिटीज़ में बनेगा वो बनता है एस्टर और दूसरे अल्कोहल्स। इथेनॉल के अलावा भी अल्कोहल्स होते हैं, तो वो जो दूसरे अल्कोहल्स होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं। बाई प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जो कम क्वांटिटी में बने और प्राइमरी प्रोडक्ट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में बने। अब इसके अलावा
ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स या फिर हम लोगों के बेरीज कोई भी, तो उसमें जो ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है उसको भी हम फर्मेंट करते हैं यीस्ट की मदद से। और उससे भी क्या बनेगा, फर्मेंटेशन से क्या बनता है यीस्ट के, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो अल्कोहल बनता है जो ग्रेप्स के शुगर को ब्रेक करके मिलता है, इस अल्कोहल को यूज़ करते हैं वाइन बनाने के लिए। तो ग्रेप वाइन मोस्टली आप लोगों ने सुने होंगे, ग्रेप वाइन बनती है किस तरह से बनती है, अल्कोहल से बनती है। और वो अल्कोहल कहाँ से आता है, शुगर से आता है। किसका शुगर, ग्रेप का शुगर, इसीलिए उसको ग्रेप वाइन बोलता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स, इथेनॉल अल्कोहल जो है हम लोगों का बेसिक अल्कोहल, उससे रिलेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा स्मोकलेस और हाई क्वालिटी का फ्यूल है, तो हम लोग इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिट अल्कोहल का नाम है, जो मोस्टली हम लोगों को इंजेक्शन देने के टाइम पर लगाते हैं। हम लोगों को इंजेक्शन देने से पहले वो अल्कोहल लगाते हैं ताकि आसपास अगर उस एरिया में कोई बैक्टीरिया हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो मर जाए, तो डिसइंफेक्टेंट के भी काम होता है। तो स्पिरिट और दूसरे जो अल्कोहल्स हैं, हायर लेवल के अल्कोहल्स, वो इथेनॉल से बनते हैं। इसके अलावा मोलेसिस के अलावा मेज़, बार्ली, ये सारे ग्रेन्स के शुगर से भी हम लोग इथेनॉल को बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को शुगर केन का ही शुगर चाहिए इथेनॉल बनाने के लिए। इथेनॉल बनाने के लिए हम कोई भी ग्रेन का शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट टॉपिक पे आज की, बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन इतना बड़ा वर्ड, क्या है ये, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर क्लीनिंग पोल्यूटेड साइट्स इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। मतलब जब हम कोई पोल्यूटेड साइट है, कोई भी पोल्यूशन है, उसे क्लीन करने के लिए अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज़, पाम ऑयल की इंडस्ट्रीज़ हो या फिर मेटल, मिनरल, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं इनके, जब ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, पाम ऑयल या हैवी मेटल्स, मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको पूरी तरह से ट्रीट करना अच्छे से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उस टाइम पे ये लोग यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ताकि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्लीन कर सकें। उसके अलावा पल्यूटेंट, जो हम लोगों के आसपास जो पल्यूटेंट है, जैसे कि आर्सेनिक, ऐसे जो पल्यूटेंट्स होते हैं उसको क्लीन करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेशिए। सैक्रोमाइसिस सर्वेशिए क्या है, यीस्ट की एक स्पीशीज़ है और ये क्या काम करती है, क्लीन करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है पल्यूटेंट्स को। उसके अलावा ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं, ऑयल स्पिल्स मतलब अगर कभी मोस्टली जब शिप में ऑयल टैंक्स लेके जाते हैं बहुत सारा टाइम पे, तो अक्सर बहुत सारे टाइम पर ऐसा हो जाता है कि वो शिप के अंदर कुछ हो जाता है, टूट जाता है, टैंक टूट जाता है, जिसकी वजह से पूरी लेक पे पूरा ऑयल हो जाता है। और हम लोगों को पता है कि ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से। सिंस ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है और पानी नीचे की तरफ रहता है। अब इससे ये नुकसान होता है कि पानी के ऊपर लेयर बनने की वजह से, काली काली लेयर बनने की वजह से सनलाइट नहीं पहुंच पाती है नीचे। अब अगर नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो पानी का टेम्परेचर पहली बात तो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो अंदर जो फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें सरवाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, सनलाइट से इन लोगों को एनर्जी मिलती है। जो प्लांट्स अंदर ग्रो कर रहे हैं पानी के अंदर, उन्हें भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा, तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ऐसे टाइम पर ये लोग क्या करते हैं, एल्केनिवोरेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है,
इस बैक्टीरिया को ऑयल स्पिल जहाँ पर हुआ है वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। ये क्या करता है, वो पूरे ऑयल स्पिल का ऑयल जो है उसे क्लीन करने में हेल्प करता है। तो जब वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है तो वाटर नॉर्मल हो जाता है और वो जो अंदर की लाइफ है वो वापस वैसे ही चलती रहती है। तो ये भी एक यूज़फुल बैक्टीरिया था। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज़ के बारे में देखे। ऑब्वियसली यूज़फुल बैक्टीरियाज़ बहुत सारे हैं, जिसमें से हमने आज 3 के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लैक्टोबैसिलाई, सेकेंड राइजोबियम, थर्ड यीस्ट। तो आज हम यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम देखने वाले हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।